वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला टी20 मैच जो कि 12 जून को सुबह 6 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से सबाना पार्क किंगस्टन जमैका के मैदान पर 11 जून को रात को 8:30 बजे से एक नाइट वाले टी20 मैच के तौर पर खेला जाएगा। एक ऐसे मैदान पर जहां पर यह पहला टी20 मैच जब खेला जाएगा तो इसके पहले के 6 और टी20 मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप जाकर के देखेंगे तो उसमें जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, उन 6 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने केवल 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 4 मैचेस यहां पर जीते हैं। और उन 6 मैचेस में ही स्पिन गेंदबाजों को जो टोटल 28 विकेटें मिली हैं, इनको तो दोनों इनिंग्स में बराबर 14-14 विकेटें मिली हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों को यहां पर 45 में से 30 विकेटें पहले ही इनिंग के अंदर मिल गई हैं पिछले 6 मुकाबलों में, जबकि सेकंड इनिंग के अंदर जो 15 विकेटें केवल मिली हैं। यहीं पर काफी हद तक मामला क्लियर हो जाता है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की ही कोशिश करेगी, क्योंकि जमैका के इस मैदान पर शुरुआत में अच्छा खासा पेस बाउंस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जो आज के इस मैच का वेदर फोरकास्ट है वो ये भी बताता है कि मैच की टाइमिंग पर आसमान पर अच्छे खासे बादल बने रहेंगे। इवन जमैका के इस मैदान पर कई दिनों से बारिश भी हो रही है, तो अच्छी खासी नमी भी रहेगी हवा के अंदर, तो शुरुआत में गेंद को अच्छी खासी स्विंग भी यहां पर देखने को मिलने वाली है। और जैसा इन पिछले 6 मैचेस में हुआ कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो और बेहतर होती चली गई, और चूंकि बारिश की भी संभावना है तो डकवर्थ लुईस का भी एक फैक्टर निकल करके आता है। तो ऐसी कंडीशंस में कोई भी टीम टॉस जीत करके बैटिंग सेकंड करना ही प्रेफर करती है, जबकि एवरेज स्कोर अगर आप देखें पहली इनिंग का जो पिछले 6 मुकाबलों में रहा है, इसको एवरेज स्कोर के तौर पर देखने जाएंगे तो करीब 175 रन का रहा है पहली इनिंग में, जो पिछले कुल मिलाकर के 6 मैचेस खेले गए हैं। हालांकि उसमें 145 का भी स्कोर बना है, उसमें 200 प्लस का भी स्कोर बना है, 189 का भी स्कोर बना है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो स्कोर आप निकालते हैं तो उस पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 175 का ही आएगा। और हर एक मैच के पहले इनिंग में अगर आप देखें तो 8 विकेट 8 विकेट 7 विकेट 7 विकेट, और यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर तो केवल कुल टोटल मिलाकर के 7 विकेट है और यहां पर भी 7 विकेटें हैं, यानी कि क्लियर कट ऑन एन एवरेज 8 विकेटें 7 से 8 विकेटें पहली इनिंग के अंदर गिरती हैं। यानी कि रन बनाने के चांसेस तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स के पास होते हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे बॉलर जो होंगे, खासकर जो तेज गेंदबाज होंगे, उनके पास अच्छे खासे मौके यहां पर बनते हैं विकेटें निकालने की, खास करके पहली इनिंग के अंदर। और वहीं पर चूंकि सेकंड इनिंग में यहां पर स्कोर चेंज हो रहे हैं, 6 में से 4 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसी वजह से अगर देखेंगे तो सेकंड इनिंग का स्कोर भी आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो इस पिच रिपोर्ट की बेसिस पर एक बात तो क्लियर है कि वेदर जैसा होगा वो तो हमको यहां पर पता है, लेकिन पिच कैसी होगी वो देखने में जो भी जैसी भी लगेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा। और उसका नेचर काफी हद तक आपको मैं इस वीडियो में ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो ताजा पिच रिपोर्ट आएगी उसको एक बार फिर से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं बताऊंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और उसी के हिसाब से जो हमारी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा टॉस के बाद। बाकी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना है, चूंकि फाइनल टीम तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मल्टीपल टीमें बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आपको आगे वीडियो के अंदर पता चलेगा, जिसमें पिच रिपोर्ट आप यहाँ पर अभी तक देख ही चुके हैं। और उसमें वेस्ट इंडीज की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली आज के इस मैच में खेल सकता है वो आपके सामने है, जहां पर ब्रेंडन किंग है, साई होप है, सिमरन हिटमैन है, रोस्टन चेज है, सरफेज रदरफोर्ड है, रोमन पावेल है, और उसके बाद इनके ऑलराउंडर जेसन होल्डर और मैथ्यू फोर्ड हैं। उसके बाद गुदा केसमोती, अकील हुसैन और समार जोसेफ भी हैं, जो कि वनडे सीरीज के आखिरी कुछ मैचेस में नहीं भी खेले थे। हालांकि लास्ट के जो 2 वनडे मैचेस थे वो तो बारिश में धुल गए, लेकिन इनके बेंच पर जाकर के अगर आप देखें तो काफी अच्छे चांसेस है कि आज के इस मैच में या तो अकीम अगस्ट या तो जेवेल एंड्रू में से भी कोई एक ओपन कर सकता है। ब्रेंडन किंग के जहां पर चूंकि अभी जो रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है उसमें ब्रेंडन किंग को लास्ट के कुछ मैचेस में नहीं खिलाया गया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन आप आगे देखेंगे। उसको देखने से पहले अगर आप यहां पर करियर के आंकड़े देखना चाहें हर एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर का कि कैसा उसका करियर रहा है टी20 फॉर्मेट के अंदर, बल्लेबाज ने कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, और क्या बैटिंग एवरेज रहा है, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से कैसा चला है, और वहीं पर जो बॉलर्स हैं उन्होंने कितने मैचेस खेल करके कितने विकेटें चटकाई हैं, और जो विकेटें इन्होंने चटकाई हैं उसमें पहली इनिंग में इनको ऑन एन एवरेज पूरे टी20 करियर में विकेट एक निकालने के लिए कितनी गेंदें लगी हैं उसका भी डेटा देख लीजिए, सेकेंड इनिंग का भी वो डेटा देख लीजिए। किसी किसी का सेकेंड इनिंग का बेहतर होगा, किसी किसी का पहली इनिंग का डेटा बेहतर होगा, तो उस हिसाब से अपने सिलेक्शंस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके इस पूरे करियर के खाके को आप जरूर देखिएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि ब्रेंडन किंग जो इनके ओपनर हैं जो कि पॉसिबली आज खेलेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि जेवेल एंड्रयू या अकीम अगस्ट भी ओपन कर जाएं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड कप के आखिरी के कुछ मैचेस में इनको नहीं खिलाया था। और वहां पर तो हालांकि ये हुआ था कि साई होप के साथ रोस्टन चेज ओपन कर रहे थे, लेकिन अगर आज ब्रेंडन किंग ओपन नहीं करते हैं और रोस्टन चेज ही ओपन करते हैं तब तो वो फैक्टर आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर जेवेल एंड्रयू या अकीम अगस्ट ओपन करते हैं तो इन दोनों का फॉर्म जो रिसेंट रहा है
उसके हिसाब से अगर आप जाएं तो काफी हद तक जेवेल एंड्रू काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, जो कि अंडर 19 के प्लेयर हैं और अंडर 19 के वनडे डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने काफी अच्छा काम रिसेंट टाइम में किया है। लेकिन उसी में ब्रैंडन किंग के नहीं खेलने की जो वजह रही है वो रही है इनका रिसेंट फॉर्म, जो कि पिछले कुल 5-6 मैचेस में तो बहुत ही खराब गुजरा है। हालांकि उसके पहले काफी ठीक ठाक खेले थे। और वहीं पर साई होप का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ी कंसिस्टेंसी का इश्यू है, लेकिन फिर भी इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप में वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर के तौर पर आपको यही दिखाई पड़ेंगे। जबकि एक और ऑप्शन यहाँ पर सिमरन हेटमायर हैं, जो अभी रिसेंटली आईपीएल खेल करके आए हैं। इनके साथ दिक्कत है कि ज्यादातर रन आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनके बल्ले से, जो रिसेंट फॉर्म में आप देख पा रहे हैं। लेकिन उससे आप इनका रिसेंट फॉर्म बिल्कुल नहीं जज कर सकते, चूंकि ये आईपीएल के अंदर बहुत नीचे बैटिंग कर रहे थे, कभी कभार ही खेल रहे थे। उसके पहले वर्ल्ड कप में इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, हालांकि वहां पर भी बाद में जाते जाते इनका जो फॉर्म था वो काफी हद तक डिप कर गया था। तो एक तरह से एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी साई होप ये तो एक तगड़े ऑप्शन होंगे ही सेफेस्ट, लेकिन ब्रैंडन किंग अगर ओपन करते हैं तो ये भी क्यों ट्रम्प होंगे वो भी आगे आपको बता दूंगा। हालांकि फॉर्म तो इनका अच्छा है नहीं। बाकी रोस्टन चेज मेरे हिसाब से दूसरे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, जो अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग और सामने श्रीलंकन टीम ऑफ स्पिन बहुत अच्छा खेलती नहीं, और प्लस अपनी काफी हद तक स्टेबल बैटिंग की वजह से अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स आपको दे देंगे। और उसके बाद है सरफिन रदरफोर्ड, फॉर्म इनका भी कुछ खास अच्छा नहीं है। आईपीएल के अंदर केवल एक अच्छी पारी इनकी आई थी। बाकी रोमन पावेल जो आईपीएल में तो काफी ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े थे, लेकिन यहां पर वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हुए बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे आते हैं कि वो वैल्यू इनकी रह नहीं जाती। तो इनसे बेटर है कि आप जेसन होल्डर को लेकर के जाइए, जिन्होंने आईपीएल में तो शुरुआत में धूम मचाई थी, लेकिन आखिरी के अगर आप इनके 4 मैचेस देखें उसमें 2 ही विकेट है। और उसका भी एक बड़ा रीजन रहा कि इसके बाद फाइनल में जाकर के गुजरात टाइटंस की टीम हार भी गई, लेकिन फिर भी टी20 फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं मैथ्यू फोर्ड, इनको भी मैं कुछ उसी तरीके का ऑप्शन मानूंगा, जो कई बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भी जाएंगे, बल्ले से भी रन बना करके देंगे। और उसके बाद आते हैं इनके 2 स्पिनर्स। अब देखना पड़ेगा कंडीशंस कैसी हैं। अगर आसमान पर बादल हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग में तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में दोनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। टी20 फॉर्मेट में विकेट टेकिंग एबिलिटी देखा तो अकील हुसैन की बेहतर होती है, क्योंकि ये पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, अगर स्विंगिंग कंडीशंस हैं तो वहां पर आप इनको पहली इनिंग की बॉलिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर प्ले में जब बॉलिंग करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब आसमान पर बादल होंगे तो सीम बॉल करते हैं ये, और उसकी वजह से गेंद स्विंग भी कर जाती है ये स्पिनर, लेकिन गेंद इनकी तब स्विंग भी करती है और वहां पर काफी लीथल हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे। बाकी समार जोसेफ बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है टी20 फॉर्मेट में, एक ऐसे ऑप्शन है जो कि कभी कभार ही आपको जिता पाएंगे। तो इनको भी मैं उतना हाईली आपको सजेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको जेवेल एंड्रू को लेकर के कहा था कि अगर खेलते हैं तो अच्छे फॉर्म में है, लेकिन हालांकि मैं इनको स्मॉल लीग की टीम के लिए सजेस्ट तो नहीं करूंगा। फॉर्म जरूर इनका अच्छा है, लेकिन यहां पर अगर कोई सजेस्टिव ऑप्शन है तो वह है रोमारियो सेफर्ड। अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि यहाँ से मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, साई होप और रोस्टन चेज जैसे 4 सेफेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से, जो आपको मैंने गुदा केस मोती और अकील हुसैन को लेकर के चीजें बताई, उसके हिसाब से दोनों में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए अकील हुसैन, सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए गुदा केस मोती, और बाकी अगर आप इन दोनों में से चाहें तो दोनों को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैटर ले सकते हैं, जो कि ब्रैंडन किंग है, सिमरन हेटमायर है। और उसमें से किसको लेकर के आप जा सकते हैं वही समझने के लिए आगे हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो श्रीलंका के खिलाफ साई होप ने तो 2 मैच 25 रन ही बनाए हैं, लेकिन ब्रैंडन किंग के आंकड़े काफी बेहतर हैं। और वहीं पर सिमरन हेटमायर के 2 मैच में 124 रन है और दोनों बार नॉट आउट लौटे हैं, और उसमें एक बार 81 रन की हाईएस्ट इनिंग भी खेली है। तो दोनों में से आप किसी को भी ट्राई करेंगे, लेकिन ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़े पर जाएंगे तो अभी तक सिमरन हेटमायर ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी रोस्टन चेज के आंकड़े भी ठीक ठाक है, हालांकि ठीक ठाक क्या है, हालांकि टी20 में बहुत ही खराब है। 4 मैच में 36 रन है, कोई विकेट नहीं है, और इवन रदरफोर्ड और पावेल भी नहीं चले हैं। जेसन होल्डर के भी 5 मैच केवल 62 रन है, 3 ही विकेटें हैं। और बाकी गुदा केस मोती के 3 मैच में 2 विकेट हैं, अकील हुसैन के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। और इवन बाकी भी प्लेयर्स के देखें तो रोमारियो सेफर्ड के आंकड़े उतने बेहतर हैं कि आप इनको ट्राई करेंगे, जो आपको मैं पीछे भी समझा चुका हूं कि अगर ये खेलते हैं तो। लेकिन उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा देखें तो यहां पर सिमरन हेटमायर थोड़े से लेट डाउन कर जाते हैं 5 मैच केवल 112 रनों के साथ, और इवन रदरफोर्ड भी यहां पर नहीं चलते। और बॉलिंग में देखेंगे तो होल्डर का भी, मैथ्यू फोर्ड का भी और इवन गुदा केस मोती के भी आंकड़े यहां पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां पर अकील हुसैन कभी चले नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर ब्रैंडन किंग एक अच्छे और तगड़े ट्रम्प होंगे। थोड़ा सा सेफर साइड पर अगर आप जाना चाहें तो हेटमायर को आप लेकर के जाइएगा साई होप और रोस्टन चेज के साथ, तो ये आप पर डिपेंड करेगा आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बाकी होल्डर और मैथ्यू फोर्ड मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए गुदा केस मोती और पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए अकील हुसैन अभी भी मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा। और आगे बढ़ते अगर आप प्लेयर बैटल की बात करें तो एक तो सामने जब वेस्ट इंडीज की टीम आती है तो स्पिन तो ये लोग उतना अच्छा खेलते नहीं, वर्ल्ड नोन है। और ज्यादातर आप देखेंगे इनकी विकेटें जो गिरी हैं, दुनित वेल्लालागे, महीश तीक्ष्णा, वानिंदु हसरंगा, दुनित वेल्लालागे जैसे स्पिनर्स के खिलाफ ही गिरी हैं। तो वो डेटा आप यहाँ
यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रोमन पावेल और होल्डर के सामने भी देखेंगे तो दसुन सनाका जरूर एक बार दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन तीक्ष्णा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल चाहे वो श्रीलंका के ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन हो और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, अगर वो 4 ओवर की बॉलिंग है वो तो निश्चित तौर पर यूजफुल होगी ही। और शुरुआत में जो तेज गेंदबाज बॉलिंग करेंगे पावर प्ले के दौरान, पहली इनिंग हो या इवन सेकेंड इनिंग हो, वो भी यूजफुल होंगे। और पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो निश्चित तौर पर पावर प्ले के साथ डेथ ओवर बॉलर भी, जिसमें आप देखेंगे तो इनके पास दुष्मंता चमीरा भी है, ईशान मलिंगा भी है, दोनों यूजफुल होंगे, तगड़े ऑप्शन होंगे। और स्पिनर में तो आपको मैं उन तीनों नामों को बता ही चुका हूं। और बैटिंग ऑर्डर इनका जो रहेगा उसमें निश्चित तौर पर कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका लेकर के कोई डाउट है नहीं। कामिल मिश्रा, पवन रत्नायके, काबिंदु मेंडिस और दसुन सनाका में से किसको लेके जा सकते हैं वो समझना जरूरी है। बाकी इनका जो बेंच है इसमें से एक ऑप्शन इनके पास लसित क्रूज पुल्ले हैं। डोमेस्टिक सीजन इनका काफी अच्छा गया, हो सकता है कामिल मिश्रा की जगह पर आपको लसित क्रूज पुल्ले ही ओपन करते दिखाई पड़ जाएं। और बाकी भी जो ऑप्शंस हैं वो उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। करियर के आंकड़े भी जैसे आपने वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के देखे थे वैसे श्रीलंकन प्लेयर्स का भी वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें श्रीलंकन प्लेयर्स का, तो रीसेंट फॉर्म जैसा गया है, अभी प्रथम निशंका की बात करें तो ये भी काफी अच्छा आईपीएल खेल करके आए हैं। कुशल मेंडिस की बात करें तो अभी ये पीएसएल बहुत अच्छा खेल करके है, पाकिस्तान सुपर लीग वहां पर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देकर के है। लेकिन कामिल मिश्रा अंदर बाहर टीम में होते रहे, उसका रीजन है इनका खराब फॉर्म। जबकि वहीं पर पवन रत्नायके वनडे क्रिकेट में तो काफी अच्छे बैटर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो अच्छा तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन टी20 फॉर्मेट के हिसाब से एक ट्रम्प ऑप्शन में ही ये गिने जाएंगे। इनसे ज्यादा बेहतर अगर कोई टी20 का प्लेयर तो है कामिंदु मेंडिस या दसुन सनाका। तो इन तीनों में से जिसको भी चाहे आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें दसुन सनाका के साथ एक प्लस पॉइंट है कि ये बॉलिंग भी करके दे देंगे। और उसके बाद आते हैं दुनेश वेल्लालागे। दुनेश वेल्लालागे का भी इंपॉर्टेंस तभी होगा अगर पिच के ऊपर थोड़ी बहुत भी घास नहीं हुई, पूरी तरह से ड्राई पिच है, तब तो ये आपको काम देंगे। वरना वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा और साथ ही साथ यहाँ पर दुष्मंता चमीरा जैसे ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जो कि काफी अच्छे फॉर्म में हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये बेस्ट ऑप्शन होंगे, सीधे अपनी टीमों में आप इनको लेके जा सकते हैं। बस आपको वहीं पर डिपेंड करेगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ईशान मलिंगा को ट्राई कर लीजिएगा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो दुनेश वेल्लालागे को ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन वो भी आप तभी कर पाएंगे जब आप इन चारों में से कोई भी एक बैटर पिक करके ना जाएं। तो निश्चित तौर पर दसुन सनाका को अगर आप चाहें लेके जाइए, वरना बाकी ये 3 बॉलिंग ऑप्शन तो आपके पास हैं ही। ऊपर से 2 बैटर्स आपको मैंने सेफेस्ट बता भी दिए, लेकिन उसी को थोड़ा सा और काफी हद तक फैक्चुअल बनाने के लिए हेड टू हेड क्या आंकड़े देखें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस दोनों बेहतर खेले हैं, काबिंदु मेंडिस भी अच्छा खेले हैं, दसुन सनाका के नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, वेल्लालागे ने भी 2 मैच पे 3 विकेटें ली हैं, इवन तीक्ष्णा दुष्मंता चमीरा भी ठीक ठाक खेल गए हैं, पिनुरा फर्नांडो जैसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी 1 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। तो अगर खेलेंगे तो आप उनके बारे में याद रखिएगा। बाकी इस मैदान पर तो कोई श्रीलंकन प्लेयर खेला नहीं, लेकिन जब प्लेयर बैटल की बात करते हो तो प्रथम निशंका एक ऐसे बैटर रहे हैं जो जेसन होल्डर पर 25 गेंद पर 24 रन बना करके एक बार, तो मोती पर भी 19 गेंद पर 13 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। स्पिन बहुत अच्छा या नहीं खेलते, लेकिन कुशल मेंडिस जो स्पिन बेहतर खेलते हैं ये गुदा केस मोती पर और समार स्प्रिंगर पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। कामिंदु मेंडिस के भी समार स्प्रिंगर और हमारे सेफर्ड पे आंकड़े कुछ खास अच्छे हैं नहीं। तो यहाँ से एक और चीज जो हमको आउटपुट मिला वो ये कि अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से समार खेलते हैं तो वो काफी अच्छे ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं एक तगड़ा डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर। लेकिन वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा, जिसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि पहले तो वेदर कैसा है, पिच कैसी है, उसका अपडेट आपको मैं बता ही चुका हूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। लेकिन साथ ही साथ यहीं पर फाइनल टीम भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ज्यादा जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख करके एक बेस बना लीजिए, और साथ ही साथ मल्टीपल टीमें बनानी है तो वो तो आप बना ही सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे टॉस के बाद, जहां पर आपको पिच रिपोर्ट और वेदर फोरकास्ट अभी जो मैंने बताया और उस टाइम पर जो फाइनल अपडेट होगा वो तो आपको मैं बताऊंगा ही। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, जाइए क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।